जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस 6 इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द 20th एंड 21st ऑफ अक्टूबर फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। एंड दोस्तों ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिलता इस लेक्चर का तो आप अभी नीचे देखिए। नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे देखेंगे तो इसका जो पीडीएफ फाइल है आपको वहां पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो यू कैन क्लिक इट एंड डाउनलोड इट। ठीक है, टेलीग्राम पे भी अपलोड हो जाएगा। सो वंस अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जरूर आप देखना, क्लिक करेंगे तो पीडीएफ खुल जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम शुरू करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से। तो दोस्तों पहला आर्टिकल लिखा है एम के भद्र कुमार ने, द फॉरेन पॉलिसी रीसेट। नाउ एम के भद्र कुमार ही इज अ फॉर्मर डिप्लोमैट, काफ़ी जाने माने डिप्लोमैट हैं। वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें, ईरान की बात करें तो इन्होंने काफ़ी एज एन एम्बेसडर काफ़ी समय के लिए इन्होंने वेस्ट एशिया में काम किया है, ईरान में काम किया है। नाउ व्हाट इज दी राइटिंग? नाउ इन दिस आर्टिकल व्हाट इज द कंटेक्स्ट? ही सेज इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी चेंजिंग इट्स कोर्स? नाउ व्हाई डज ही से सो? बिकॉज now there's an interesting development which has happened of lately. Now our national security advisor Mr. Ajit Doval, he has invited the national security advisors of Afghanistan and the neighboring countries of Afghanistan, particularly the Central Asian republics and also Russia as well, and also Iran of course. Now you know that already अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इस दौरान एक रशिया में जो मॉस्को प्रोसेस चल रहा है ऑन अफगानिस्तान, तो रशिया में भी एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बिठाई गई है जो कि कंसर्न है अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेके। उनमें से चाइना हो, इंडिया हो, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, इन सब के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स को इनविटेशन दिया गया था। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने ये मीटिंग जो रशिया में हुई थी उसको स्किप किया, अटेंड नहीं किया। चाइना के, इंडिया के, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ये सब कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स उस मीटिंग में मौजूद हैं। अभी वो मीटिंग चल रही थी। अभी अगर हम बात करें तो अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी एक मीटिंग बिठाई है, इनवाइटिंग द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ अफगानिस्तान नेबर्स, पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना एंड रशिया। दो बातें यहां पे समझनी जरूरी हैं। वो क्या जरूरी है? क्योंकि ये कंटेक्स्ट है ना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी चेंजिंग कोर्स। क्या है वो जो चेंजिंग कोर्स वाली बात है? पहली बात तो ये दोस्तों कि हमारे ज्यादा दोस्त नहीं है इस रीजन में। हमारा कोई सका नहीं है इस रीजन में। किसको सका कहेंगे? पाकिस्तान को सका कहेंगे। पाकिस्तान तो चाहता ही नहीं कि इंडिया किसी भी किस्म के तरीके के थ्रू अफगानिस्तान में इन्वॉल्व रहे। अफगानिस्तान, इंडिया एक स्टेक होल्डर है कि नहीं है? बिल्कुल है। इंडिया ने 3-4 बिलियन डॉलर्स वहां पे इन्वेस्ट किए अफगानिस्तान में, तो इंडिया के इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। बट पाकिस्तान तो नहीं चाहता कि इंडिया वहां पे इन्वॉल्व हो अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में। अब वहां पे तालिबान है अफगानिस्तान में। चलो हमको ये भी नहीं पता कि जो न्योता दिया है कि तालिबान ऑफिशियल्स आएंगे अटेंड करने के नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो कि हमारी जो प्रेजेंस है, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है, वो बढ़ाने के लिए ये पूरा इनिशिएटिव लिया गया है। A good step by our national security advisor. He's a very smart man, a very tactical man. So this is a very good step taken by our national security advisor so that our presence, our diplomatic presence can also be felt in the region. This is number one. Number two, we don't have a geography with Afghanistan. We don't have any direct physical contact with Afghanistan, right? पाकिस्तान के थ्रू हमको घुस के जाना पड़ता है। चलो वो पाकिस्तान तो अलाउ करेगा नहीं हमको जाने के लिए। पर अफगानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ईरान की बात करें, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें, हमारे संबंध उनके साथ तो अच्छे हैं। खैर, अगर अच्छे संबंध है तो उनके साथ हम मिलके बातचीत करके बैठ के हम बात कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में कौन नहीं चाहेगा? एवरीबडी वुड वांट। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, या ईरान की भी अगर हम बात करें, तो ये भी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान में बहुत टेररिज्म हो। अभी कुछ वी कांट टेक एट द फेस वैल्यू तालिबान जितनी मर्जी बड़ी बातें करे। ठीक है, we judge a person by its actions, not by what he or she says. So Taliban may say a lot of things that, look, we are all for peace. We don't want that our land should be used for any kind of sanctuary for terrorism, or our टेरिटरी शुड बी यूज फॉर प्रोपगेटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये तो सब बातें तालिबान कह रहा है, बट कर क्या रहा है वो बात देखने वाली होती है ना। तो ये एक बहुत अच्छा टैक्टिकल मूव है ताकि हमारी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस का जो एक जो प्रेजेंस है वो बनी रहे यहाँ पे साउथ एशियन रीजन में। और दूसरी बात ये भी है कि अभी तक हम
बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे थे। हमारी फॉरेन पॉलिसी विज़ावी अफगानिस्तान वाज अ लॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिकाज प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। अब अमेरिका तो नहीं है, अभी तक तो हम अमेरिका की पीठ के पीछे आराम से बैठे हुए थे कि चलो अमेरिका है वहाँ पे, तो पिछले 20 सालों में हम अमेरिका है वहाँ पे तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, पार्लियामेंट बिल्डिंग बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, सलमा डैम जिसको हम फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं, तो ये सब चल रहा है। लेकिन अभी अमेरिका नहीं है, तो हमको कोई ऐसा एक रास्ता चार्टर करना पड़ेगा जिससे हम वहां पे अपना प्रेजेंस बना के रख सके, और साथ के साथ जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, या फॉर दैट मैटर अगर हम रशिया और चाइना की भी बात करें, उनके साथ भी मिलके यहां पे कुछ हम स्टेबिलिटी लेके आ सके। ठीक है, बिकॉज अभी रशिया और चाइना को तो ये है ना कि रशिया चाइना तो अभी कह रहे हैं कि भाई इंडिया तो अमेरिका का चमचा बना हुआ है, इंडिया अमेरिका के साथ ज्यादा अलायंस में है, चाहे क्वाड की बात करें। ठीक है, सो बट अब हमको ये मौका दिखाना है दुनिया को दैट लुक, क्वाड अपनी जगह पे है, इंडो पैसिफिक कहां पे है, अफगानिस्तान कहां पे है। तो इंडो पैसिफिक में अगर हम अमेरिका के साथ हाथ मिलाएं या ताइवान के साथ मिलाएं या जिस मर्जी के साथ मिलाएं, वो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कोई बड़ा देश गाइड नहीं करेगा, तो जहां पे हमको जरूरी लगेगा कि हमको रशिया के साथ कोऑपरेट करना है तो हम वहां पे भी करेंगे, और जहां पे लगेगा अमेरिका के साथ करना तो वहां पे करेंगे। नोबडी कैन डिक्टेट देयर टर्म्स vis-a-vis our foreign policy. It is we who will decide with whom to talk, with whom to engage and with whom to negotiate. So ये एक बात आ जाती है। ठीक है, अब देखिए रशिया, चाइना, ईरान ये भी तो यही चाहते हैं ना कि तालिबान, जो अफगानिस्तान में अब तालिबान फॉर्म गवर्नमेंट है, वो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी, सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स से प्रमोट कर सके। यहां तक कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो जो मॉस्को में जो मीटिंग चल रही है, रशिया ने तो तालिबान को रिकॉग्नाइज करने से भी बिल्कुल मना कर दिया है, दैट they have said that we won't recognize तालिबान। देखिए अब यहाँ पे अफगानिस्तान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको पैसे चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, फंड्स चाहिए, तो रशिया चलो कह रहे हैं कि वहाँ पे हम सब मिलके फंड्स वगैरह दे देंगे आपको, लेकिन हम तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो अब फिर किसको रिकॉग्नाइज करेंगे? अब किसी ना किसी को तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब रशिया के मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा कि तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, यू हैव टू फाइंड सोल्यूशंस, you can't just take out vague statement. So this is a very good step taken down by our national security advisor. एक और बात यहाँ पे जो बहुत अच्छी लगी मुझे दोस्तों, वो ये है, एक तीर से दो निशाने लगाने वाली बात is what? Now this chap, the Pakistan national security advisor, मोहम्मद यूसुफ, now he's in a dilemma because अगर वो आते हैं इंडिया में ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो उनका गला पकड़ने के लिए वहां पे आईएसआई बैठा हुआ है, वहां के मिलिट्री के लोग बैठे हुए हैं कि भाई तुम कौन होते हो वहां पे जाके बात करने वाले, वो भी अजीत डोभाल के साथ। और दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं जाते हैं, अगर इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यहां पे नहीं जाते हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने क्या मैसेज जाएगा? दैट देखो, इंडिया तो चाहता है कि अफगानिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी आए, कोई प्रोसेस शुरू हो, कोई कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात वहां पे हो, लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो रशिया जा सकते हैं, बट इंडिया क्यों नहीं आ सकते हैं? फिर ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी में आ जाएगी और इस करके पाकिस्तान को प्रेशर पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान एक कैच 22 सिचुएशन में कॉट अप हो चुका है। ठीक है, now over the last 2 decades India's stakes in Afghanistan have gone up, and so also has its weight in regional affairs, so which is why we have to change our course in foreign policy, because if we have to make ourselves more relevant in Afghanistan, we have to change our policy not only in the South Asian region but also our policy and approach towards the Central Asian region as well. Or when it comes to Afghanistan, it doesn't really matter now that whether at all Russia accommodates India or not in this so-called troika, China, Pakistan, Russia axis. Even if you don't accommodate us, despite the fact that we've had warm relations with Russia historically, no worries. This is 2021. We will not negotiate or we will not compromise on the strategic autonomy which we have attained in the last 30 years. So you accommodate us, you don't accommodate us, no worries. If you're obsessed, if Russia and China is obsessed with Quad and AUKUS, not our headache. We will still sit on the table and talk with like-minded countries and form a solution for Afghanistan, because we are concerned for the civil society of Afghanistan. And वैसे भी Quad और AUKUS की बात करें, वो कहाँ पे है? वो इंडो पैसिफिक में है। तो अब अभी यहाँ पे अफगानिस्तान की बातचीत कर लेते हैं। अभी Quad और AUKUS को लेके जो रशिया और चाइना को इनसिक्योरिटीज हैं, वो किसी और फोरम पे बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल, रीडिंग द ईयू फाइन प्रिंट। दोस्तों यहां पे ना ये आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 11th एंड 12th अक्टूबर, सो 11th एंड 12th अक्टूबर का जो एडिटोरियल डिस्कशन का वीडियो है और उसकी पीडीएफ है, वो जरूर आप वापस वेबसाइट पे जाके, आप डाउनलोड्स में जाके इस एडिटोरियल डिस्कशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना। वहां पे एक आर्टिकल आया था 12 अक्टूबर को, सी राजा मोहन का, यूरोपियन यूनियन बूस्टर शॉट। ठीक है, ईयू बूस्टर शॉट
बाय सी राजा मोहन। अब उस आर्टिकल में क्या मेंशन था? उस आर्टिकल में यह मेंशन था कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन कैसे अलाय कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक और डीपन कर सकते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये बात तो अभी 10 दिन पहले आर्टिकल एक आया था, सी राजामोहन का बहुत अच्छा आर्टिकल था। इस आर्टिकल में क्रिस्टोफर जैफरलेट क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं दैट लुक, हम किस बात की सेलिब्रेशन करें? अगर इंडो पैसिफिक में यूरोपियन यूनियन अगर इंडिया के साथ काम करना चाहता है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ाना चाहता है, लेकिन उनका विजन डॉक्यूमेंट जो है वो तो कुछ और कह रहा है। अब इस आर्टिकल में जो ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं दैट इतना कंसर्न और इतना एम्फोसिस यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को नहीं दिया जितना कि हम सोच रहे हैं। बिकॉज यूरोपियन यूनियन के इस एजेंडा में जो स्ट्रेटेजिक पेपर जो उन्होंने यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजी फॉर कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक जो पेपर निकाला है, उसमें ज्यादातर जो बात करी है वो मोर एंगेजिंग और बायलेटरल कोऑपरेशन की बात करी है विद चाइना। कि ठीक है, हम इंडो पैसिफिक के लिए कंसर्न है, हम सिक्योरिटी के लिए हम कंसर्न है इंडो पैसिफिक में, बट हमारी जो प्रायोरिटी है, हमारी मींस यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है, तो यूरोपियन यूनियन सेज दैट लुक, आवर प्रायोरिटी इज आल्सो सिक्योरिटी, बट मोर देन सिक्योरिटी वी वांट to ensure stability. We want that China doesn't end up doing human right violations, and also we want to deepen and increase our trade integration with China more and more. Now it seems that this whole paper, EU strategy for cooperation in Indo-Pacific, this seems to be more German oriented. This seems to be more this interpretation seems to be a German interpretation. Why? Because जो आर्टिकल हमने 11-12 अक्टूबर का जो एडिटोरियल में जो हमने डिस्कस किया था, वो इंटरप्रिटेशन जो था वो ज्यादा फ्रांस का लग रहा था कि फ्रांस, क्योंकि फ्रांस को भी चोट लगी है, ऑकस का जो अलायंस बना है तो उससे फ्रांस वाज डीपली हर्ट बाय ऑस्ट्रेलिया एंड आल्सो बाय यूएसए। तो अब फ्रांस तो इंडिया के साथ एंगेज करना चाहता है विज़-अ-वी इंडो पैसिफिक, बट फ्रांस अकेला, फ्रांस तो यूरोपियन यूनियन नहीं है। फ्रांस के अगर फ्रांस को टक्कर देने वाली कोई पावर यूरोपियन यूनियन में है तो वो जर्मनी है। जर्मनी का ये कहना दैट लुक, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ऑल दैट ऑल अप्रिशिएटेड, okay, we agree that India is a very important stakeholder in Indo-Pacific also, but Germany also wants to engage more bilaterally with China. Now when it's bilateral engagement, तो यहाँ पे कोई alliance की बात नहीं आ रही, तो European Union as a single bloc wants to engage with China, not with any other country, ठीक है? So keeping in mind, European Union is still saying that okay, we are very adamant as far as the civil liberties, as far the human right violations, so human right violations, China का जो जिनजियांग प्रोविंस है, जो ईगर मुस्लिम्स के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जो चाइनीज स्टेट की तरफ से वो रिप्रेशन किया जा रहा है, तो उसको चलते ठीक है वहां पे बातचीत करी गई है दैट वी विल टॉक विद चाइना रिगार्डिंग दैट। बट कुछ ऐसा इस पेपर में नहीं है जो ये बताए, जो ये डिबेट करे दैट लुक वी आल्सो वांट टू वर्क विद इंडिया स्ट्रेटेजिकली इन इंडो पैसिफिक। तो ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा अगर बात किसी के साथ डीपर एंगेजमेंट की करी है तो वो एशियान के साथ करी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है? तो जो 10 कंट्रीज एशियान में जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ बात करी दैट लुक दिस रीजन ऑफ एशियान that is an important partner for the European Union. कहीं पे भी strategic partnership की बात इंडिया के साथ नहीं mentioned. So then how do we celebrate? If we feel that okay, today we have formed an alliance of Quad with America, but America is also forming an alliance with Australia and UK, और वहां पे categorically वो एक security alliance बनाया जा रहा है, Quad एक security alliance नहीं है, तो हम और ऐसे कितने alliances बनाएं विज़-अ-वी इंडो पैसिफिक? तो यहां पे ये बात आती है कि यूरोपियन यूनियन तो कोई अलायंस बनाने की बात कर ही नहीं रहा, जितना हम सोच रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन हमारे साथ एक अलायंस बनाना चाहेगा इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। तो ऐसी बात इस पेपर में नहीं कहीं मेंशन करी गई। ये कहना इन ऑथर का है जिसने आर्टिकल लिखा है, ठीक है? ओके, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ऑफ द यूरोपियन यूनियन रिमेन्स ड्रिवन बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। See, I mean, obviously, they cannot ignore the fact that European Union has a lot of deeper trade with China, right? Now, you might like China, you might dislike China, but still, many countries in the world, they run huge trade deficits with China. So, China has a lot of deep forex reserves, China has a lot of trade surplus with other countries, and also, it might be easy for Donald Trump to say in the past that, okay, coronavirus aa gaya, pandemic aa gaya, let's boycott the Chinese, but for the European Union, they cannot be very certain to boycott China because they are very deeply integrated if we talk about trade. So definitely talking about Indo-Pacific also, they cannot ignore the fact that European Union has a lot of deeper integration and trade with China. So चाहे China Indo-Pacific में जो भी कर रहा है, but उनको अपने trade interest भी protect करने हैं, which is okay, fine, justified for them. While France इस बात, जो फ्रांस है, अगर फ्रेंच लोग जो हैं वो इस बात को recognize कर रहे हैं, इंडिया की जो जियो स्ट्रेटेजिक
इंपेरेटिव है, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है इन द इंडो पैसिफिक, वो इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं दैट ओके इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस रीजन, फाइन। बट नेवरदलेस जर्मनी जो है, जर्मनी का जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज समवॉट डिफरेंट दैन द फ्रेंच इंटरप्रिटेशन. So that is quite a settled fact that India enjoys a good naval dominance in the Indo-Pacific region. It enjoys a good hold in the whole Indo-Pacific region and in the Indian Ocean. But French इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जर्मनी का इंटरेस्ट कहीं और है. EU strategy in the Indo-Pacific is more in tune with the German vision of the Indo-Pacific than with the French one. So for Berlin, एंड में ये बात आती है, economic cooperation, human rights, and engaging China and ASEAN is more important than the security concerns raised by India in context of Indo-Pacific. चलिए अगला आर्टिकल, द अदर क्वाड. तो अगेन ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है. ये आर्टिकल कल आया था हिंदू में, क्वाड इन द मिडल ईस्ट. तो हमने एक परसों भी आर्टिकल डिस्कस किया था. जो मिडल ईस्ट क्वाड एक तरह का जो फॉर्म हो रहा है विज़-अ-वी ईरान, USA, UAE एंड इंडिया. Sorry, beg your pardon, US, Israel, UAE and India. So by mistake I mentioned Iran. So these four countries are kind of forming another alliance which looks like a quad, although it's not mentioned that it is a quad, but America, Israel, UAE and India, they seem to be on the verge of forming a West Asian or a Middle East Asian quad. Now you know that last year by the because of the Abraham Accords, now there was an alliance, now there was an agreement between UAE and Israel. So now the economic cooperation and the strategic cooperation between UAE and Israel, because of the Abraham Accords which were signed when Donald Trump was the president, now that integration and cooperation has increased. That is number one. Now also there was an idea flowing around that okay, one is एक तो Abraham Accords हो गए, that चलो अब जो मिडल ईस्टर्न जो मोनार्कीज हैं, जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, leaving apart Iran, they have sided with Israel, although historically they have been anti-Israel because of the Israel-Palestine conflict. But leaving that apart, now there has been a talk of Indo-Abraham Accords. Indo-Abraham Accord means that India also having some kind of an alliance, strategic alliance with Israel. Now, इंडिया के लिए चैलेंज क्या रहा है इस रीजन में नेविगेट करने के लिए, दैट इंडिया अगर इसराइल के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाता है तो जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थी वो इस बात से अपसेट होती थी, नाराज होती थी, बिकॉज ऑब्वियसली दे कंसिडर द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, दे कंसिडर इंडिया एज अ ग्रेट फ्रेंड, and obviously we also have a good relation with the Middle Eastern countries because we are dependent on our critical oil and energy supplies from these countries. Nevertheless, now these Middle Eastern countries, most of the Middle Eastern countries, now they have a tactical alliance with Israel. Now they have a good friendship with Israel, leaving apart Iran. Now the challenge for India has been how to keep the Middle East and also Israel happy at the same time. Now the challenge for India is going to be how to keep Iran happy. Right, because Iran is a Shia-dominated country, and otherwise all the other Gulf monarchies, they are Sunni-dominated. So UAE की बात करें, Saudi की बात करें, ठीक है, they are all Sunni-dominated countries. And Jordan, अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट को हम ग्रेटर मिडिल ईस्ट का भी हिस्सा मानते हैं, although it comes in Africa. Now these countries also have a good relation with Israel. Now the challenge remains of Iran. तो ये अब्राहम अकॉर्ड साइन होने से इंडिया का तो काम आसान हो गया. So with the normalization between Israel and UAE happening, India faces fewer challenges to a regionalist approach in West Asia. So that is fine. हमारा रास्ता थोड़ा और क्लियर हो गया that we can engage with the Middle East and also with Israel at the same time. But in the past, there have been three pillars to India's West Asia policy. So one is the Sunni Gulf monarchies. Now they have a good relation with Israel and Iran. Now what about Iran? Because obviously we are dependent on Iran for two things. One is the critical, energy needs, the oil needs, which we are dependent on Iran. We import a lot of oil from Iran. And other thing, current geopolitical scenario which is unfolding in front of us, especially in the South Asia and the Central Asian region, the situation happening across the AFPAC border, instability in Afghanistan. Now, why is Iran important to us? Because Iran is a neighbor of Afghanistan. सो अगर हमने अपनी प्रेजेंस अफगानिस्तान में भी बना के रखनी है, अगर हमने अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को अफगानिस्तान में बढ़ाना है, या अगर हमने और स्ट्रेटेजिक करना है अपना जो एंगेजमेंट है अफगानिस्तान, तो उसके लिए हमको ईरान की कोऑपरेशन की ज़रूरत बहुत है. पाकिस्तान की कोऑपरेशन तो नहीं ले पाएंगे, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया, पाकिस्तान तो वैसी रेडी नहीं है इंडिया को एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर मानने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया हैज इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन अफगानिस्तान. सो वी नीड कोऑपरेशन विद ईरान. सो विच इज़ वाई we need to ensure that this whole idea of West Asian Quad doesn't really disturbs Iran. So we need to navigate very carefully. चलिए अगला आर्टिकल, in the crosshairs civilians and Kashmiri harmony. So as you know, so there have been fears. So अभी हाल ही में कश्मीर में सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है.
देयर हैव बीन अटैक्स ऑन कश्मीरी पंडित्स, ऑन सिख पीपल, एंड इस बात का फिर से थोड़ा फियर है, इस बात की फिर से थोड़ी इनसिक्योरिटी है दैट इट पीपल डोंट वांट द रिवाइवल ऑफ द अर्ली 90s पीरियड व्हेन देयर वाज अ मास एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स हैपनिंग फ्रॉम द वैली। अब इसके चलते हमने परसों एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जहाँ पे सिविल सोसाइटी के रोल की बात करी गई थी कि सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम जनता है, तो वो कैसे कम्युनल हार्मनी मेंटेन कर सके। तो वी ऑल्सो डिस्कस दैट मस्जिद्स में, मॉस्क में जो मौलवीज़ हैं, ये सब बार बार रिपीटेडली सब लोगों को, अपने कम्युनिटी के लोगों को ये बार बार कह रहे हैं दैट लुक, लेट्स प्रमोट हार्मनी, लेट्स प्रमोट कम्युनल हार्मनी, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस होल एजेंडा ऑफ हिंदू मुस्लिम। ऑल्सो अभी एक और चिंता का विषय है जो प्लाइट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स है। नो वी ऑल सॉ द प्लाइट ऑफ द माइग्रेंट लेबर्स लास्ट ईयर व्हेन द पैंडेमिक हैड कम, एंड नाउ what is happening in Kashmir that चलो अभी थोड़ा पैंडेमिक फिर से अब situations look good, the economy seems to be in a recovery stage, people are getting jobs now. Many migrants from UP and Bihar, they work in the Kashmir Valley, and this group of the misguided youth, the resistance front, which जिसके ऊपर blessings लश्कर तैयबा के हेड हाफिज सईद की है, तो अब ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे जो नॉन कश्मीरी लोग हैं, ठीक है, या जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, उन सबको टारगेट करके मार रहे हैं। और उसमें से ये माइग्रेंट लेबर्स भी, बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू कश्मीर, दे कम फ्रॉम अदर स्टेट्स, ठीक है। नाउ इट इज़ द राइट कि वो कहीं मर्जी जा सकते हैं काम करने के लिए, बट अब इसके चलते माइग्रेंट लेबर्स को भी काफ़ी खतरा है, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन है जो माइग्रेंट लेबर्स हैं यूपी बिहार साइड से, उनको अपनी ये जगहें जो हैं जहाँ पे कश्मीर में वो है उनको वकेट करने को कहा गया है, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ वेरी प्रेसिंग कंसर्न, बिकॉज अब गरीब के पेट में क्यों लात मारना, बिकॉज ऑब्वियसली अब उनकी क्या गलती है कि वहाँ पे ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। वो तो टेररिज्म नहीं बढ़ा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम यूपी बिहार, आई मीन दे आर सफरिंग बिकॉज ऑब्वियसली वो दिहाड़ी करने के लिए, काम करने के लिए आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा तो भी काम होना शुरू हुआ था पैंडेमिक के चलते, अभी थोड़ा सा अभी इकोनॉमी में रिकवरी आनी शुरू हुई है, तो उसके चलते उनको भी फिर से वो क्राइसिस देखना पड़े जो लास्ट ईयर देखा था, दैट वोंट बी गुड। नाउ देयर इज एन अर्जेंट नीड टू वर्क ऑन टू फ्रंट्स। नंबर वन, reassuring the minorities in Kashmir, that will happen through civil society engagement or UT, because Jammu Kashmir abhi is a union territory, so the government, the union territory of Jammu Kashmir, they need to ensure that the civil society is on board, they need to ensure that communal harmony is there in the society, and rethink on counter-insurgency strategy. So see, counter-insurgency cannot only work in isolation, that is very important, very very important, but counter-insurgency has to be complemented with better civil society engagement, ठीक है। नाउ नॉट ओनली द कश्मीरी पंडित्स बट पीपल फ्रॉम द सिख माइनॉरिटी आर ऑल्सो इन फ्यूअर नंबर्स विच आर लेफ्ट इन द वैली, सो वी वुड वांट द सोसाइटी ऑफ कश्मीर टू बी ऑब्वियसली हेट्रोजेनस। कश्मीरी पंडित्स वहाँ पे रह रहे हैं, मुस्लिम्स रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं। वी वुडंट वांट a scene again from the early 90s happening right now in 2021. We wouldn't want that. It is a matter of concern because of the instability happening in Taliban, all these things unfolding in the South Asian region, which is why it's a very good step that in the first article which we had discussed about Ajit Doval calling a meeting of the national security advisors of Afghanistan's neighbors, because we also have to keep in mind that ये जो सारे जो टेरर ग्रुप्स हैं, ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, इनको पाकिस्तान से शय मिल रही है, और वहाँ पे तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान की तो शय और बढ़ गई है विज़ावी दीज टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद। सो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैव इशूड अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोटेस्ट। सो जैसे मैंने डिस्कस किया कि वो प्रमोट कर रहे हैं कम्युनल हार्मनी को। मुस्लिम जो लोग हैं, जो मुस्लिम भाईचारे के लोग हैं, वो इस बात को हर जगह प्रोपोगेट करें दैट वी डोंट हैव टू किल हिंदूज, वी हैव टू इंश्योर दैट वी हैव सॉलिडारिटी विद हिंदूज, वी नीड टू बी यूनाइटेड एट दिस मोमेंट। What is the way forward? Now, see, again, counterinsurgency is very important. That is obviously very important to neutralize these armed terrorists who are carrying a lot of weapons with them. Obviously, they're killing people who are unarmed, जो निहत्ते लोग हैं. But very important for the army to carry on these counterinsurgency measures along with the police. But again, I'll say again, civil society engagement is very, very important along with the counterinsurgency operations. And merely arresting 700, 800 people, and then after arresting so many people, I mean, you're creating a माहौल of fear over there. So, अब आपकी जो इनपुट्स हैं, जो आपकी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, क्या वो अभी तक आपको हेल्प नहीं कर पा रही है कि ये 700-800 लोगों में से कौन से वो लोग हैं? 700-800 लोग तो कल्प्रिट्स नहीं होंगे, हो सकता है 50 लोग कल्प्रिट हो, तो वो कल्प्रिट्स को आप जेल में डाली ना, 700 लोगों को डिटेन करके, तो फिर आप वहाँ पे सिविल लिबर्टीज़ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। फिर उसका फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि वहाँ पे कश्मीर में सिविल लिबर्टीज़ को कर्ब किया जा रहा है, ठीक है। एंड लास्टली, consider the revival of political dialogue. It has been more than 2 years now that Article 370 has been abrogated. Fine. Now, there have been talks in the past. A couple of months back, the central government reached out to the Gupkar Alliance, to the leaders of the PDP party and the National Conference Party. Now, it is time probably to restore statehood back
so that these problems do not arise, these tensions do not arise, and the state can have autonomy over its law and order. So this restoring of the statehood, as mentioned in the article, is keeping in mind the long-term interest of the Kashmiri civil society. And when we talk about the Kashmiri civil society, that includes the Pandits, the Kashmiri Pandits, the Muslims, the Sikhs, the Buddhists, everybody. राइट अगला आर्टिकल, द आउटलाइंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी. हिंदू में आर्टिकल आज आया है ये दोस्तों, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है. काफ़ी अच्छा लिखते हैं, काफ़ी अच्छा बोलते भी हैं, and he is very vocal and very critical also on many issues, so he speaks his mind, and he writes very good. Now what is he saying in this article? He is mentioning about the emerging trends in national security, cyber warfare as the fifth dimension. तो पहले 4 डायमेंशन कौन से हैं? लैंड, एयर, सी, स्पेस, और आज के टाइम पे अगर हम 5th डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर की बात करें तो इंफॉर्मेशन, साइबर वॉरफेयर. ठीक है. नाउ दिस इज एन इमर्जिंग ट्रेंड इन द 21st century. नाउ साइबर वॉरफेयर हैज विजुअली वास्टली रिड्यूस्ड द डेटरेंट वैल्यू ऑफ द नेशंस रिस्पेक्टिव. नेशंस की पॉपुलेशन का साइज कितना है, जीडीपी कितना है, फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं, डेमोग्राफिक्स कैसे हैं. इवन सो दैट स्मॉलर कंट्रीज लाइक श्रीलंका और नॉर्थ कोरिया, now if they are empowered by massive cyber technology, they will be equal to the mighty Americans or to the mighty Russians or to the mighty Chinese. Weapons in the 21st century will merely mean what? Just a click on the button sitting on the desk, and some kind of a malicious software, some kind of a malicious Trojan horse, some kind of a malicious software enters into some country's critical infrastructure capabilities, like what happened in Bombay when there was electricity blackout in 2020. In the 21st century, the world is moving to cyber weapons. Now, अब वो टाइम नहीं रहा कि अगर किसी दूसरे देश के साथ आपने खुंदक निकालनी है, रिवेंज लेना है, लड़ाई करनी है. Now the times are like that. You don't need to mobilize men and weapons and your army. Now you can just do it by the click of the button sitting on the desk. Right? So we have made innovations. Obviously, पैलेलिथिक एज, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी तब तो हमारे पास पत्थर होते थे. ठीक है. अब पत्थरों से लेके आज हम कितने नए नए हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू, कितने नई इनोवेशन के थ्रू हमने कितने नए तरह के वेपन्स बना लिए हैं. ये तो खैर ये वेपन ऐसा है साइबर टेक्नोलॉजी का कि आपको कोई एरो की, तीर कमान की, कोई बंदूक की, कोई AK-47 की मिसाइल की तो जरूरत है नहीं है. जस्ट बाय क्लिक ऑफ बटन यू कैन डू कोलैटरल डैमेज impacting the national security of the other nation. Now, the threats to the national security in the 21st century. So, as I just said, warfare will no longer be relevant as far as mobilization of weapons or army is concerned, or mobilization of men is concerned. National security in the 21st century covers more crucially electronic operations from a remote center beyond the front lines of the ground forces. So, cyber technology respects no geography, no international, there are no borders when it comes, there is no LOC, there is no LAC when it comes to cyber warfare. राइट. इन द रिसेंट पास्ट चाइना, तो ये अभी इस साल मार्च 2021 में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई थी जिसने ये कहा था दैट जो 2020 में, मार्च 2020 में जो बॉम्बे में एक जो इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हुआ था, जिसके चलते बहुत सारे एरियाज मुंबई में वहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो गया था, दैट वाज इन द डार्क, दैट वाज अ साइबर वॉरफेयर अटैक कैरिड ऑन बाय दिस ग्रुप, रीड एको ग्रुप, विच इज लिंक्ड टू चाइना. Now what is the way forward? तो पहली बात और ऑब्जेक्टिव शुड बी टू आइडेंटिफाई कि ऐसे कौन से स्ट्रेटेजिक असेट्स हैं जिनको खतरा है साइबर वॉरफेयर का. प्राइमरली हमको साइबर वॉरफेयर का खतरा कहाँ से ज़्यादा है? चाइना से है, बिकॉज चाइना की जो साइबर कैपेबिलिटी फैक्टर है, चाइना का जो साइबर कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया. और दूसरी बात ये भी है, इट इज़ वेरी इंपेरेटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि कौन से ऐसे पोटेंशियल एडवर्सरी ओपोनेंट्स हैं हमारे. तो पहला तो चलो चाइना तो है ही है. ठीक है. उसके अलावा compulsory science and mathematics education is very important, especially in the application of analytical subjects. So we need to inculcate such courses जहाँ पे लोग train हो सके. We need to raise an army of people, of experts who are trained in cyber warfare, right? So this is very imperative to raise an army on the lines of them having superior technologies, superior understanding on cyber warfare techniques and tactics. चलिए अगला आर्टिकल है जी, इज द कोल क्राइसिस ओवर. सो दिस इज रिटन बाय अनिल स्वरूप. अनिल स्वरूप इज द फॉर्मर कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. इज अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर. सो इफ ही हैज बीन एसोसिएटेड विद द कोल डिपार्टमेंट, सो ऑब्वियसली ही विल बी राइटिंग वेरी वेल about the current context of the coal crisis happening. Now see, coal crisis happening because of the supply and demand mismatch. That can be a normal thing, and that can be quite a periodic thing as well. That is one thing, that because of the supply demand mismatch, you have a shortage of coal left for 3 days. So okay, I mean we had the coal reserve sufficient for just generating electricity for just 3 days. Chalo, fine. But there are some structural issues involved
as far as the Coal India Limited is concerned. Now, Coal India Limited enjoys the monopoly by far in the world. It is the largest producer of coal. India has the 5th largest reserves of coal. India and China are the largest producers and consumers of coal, right? So Coal India Limited, with all its capacities and with more than 65% of government stake involved in CIL, so it enjoys quite a monopoly as far as coal is concerned. Now the question comes, if Coal India Limited has a monopoly, why is there a problem of supply? Why isn't the supply been able to meet the demand? तो इसको लेके क्या यहाँ पे बात करी गई है? Now see, demand is nearly a billion tons, well below 800 million tons within the country. Now, so the supply is around 800 million tons and the demand is a billion tons. So there's a supply-demand mismatch. India sits, the reserves India has, the coal reserves India has is almost around 300 million tons of coal, and our demand is nearly a billion. So clearly the supply or the reserves of coal which we have is more than sufficient, more than sufficient to meet the increasing demand. Now, question comes, why has there been an increase in demand of lately? Because there are a couple of reasons for that. Number one, the same time last year, the economy hadn't really revived. We were still in the fair because we had not even come down from, abhi hum first wave se bhi nahi bahar nikle the. This year we are seeing that there's an uptake in the economic activity. Now we are seeing that there is some kind of recovery happening in the economy post the pandemic. There is less threat of any third wave or fourth wave right now, so we can celebrate Dussehra, Diwali, all these festivals. Touch wood, like there is no fear of a lockdown or things like that. So there's a recovery in the economy. Then the unseasonal rains, the southwest monsoons haven't really receded yet. They haven't really finished yet. We are seeing massive floods, massive landslides across the length and the breadth of the country. And because of these unseasonal rains, the coal mines, they are still filled with water. And because they're filled with water, how will you extract or mine more coal in the mines जहाँ पे पानी इतना भरा हुआ है? और तीसरी बात, high prices of coal internationally. Now we also import a lot of coal from Malaysia, from Indonesia, and because of these unseasonal rains happening over there also, the coal mines are waterlogged. So obviously there is not much extraction activity happening. So these are some issues, generic issues. But moving on, the structural issues of Coal India Limited, right? Now the production of Coal India Limited has stood at around 600 million tons for the past 3 years. Even if the rate of growth, the rate of growth of coal at the rate at which CIL was producing in the last couple of years, which is roughly around 8 to 9%, even then the current production level of CIL should have been more than 750 million tons. Now, non-Coal India Limited entities जो हैं, so इनकी जो coal production है, that has also fallen down to a bit. Of course, there has been an ordinance last year. The ordinance was passed about commercial mining, commercial coal mining as well, right? So there have been a lot of issues involved with allocating coal mines, especially post the CAG revelations which happened in 2013, right? So obviously there has been some वहाँ पे भी कुछ कमी रह चुकी है, इस करके अभी जो नॉन CIL एंटिटीज़ हैं तो वो अपनी इतनी जो प्रोडक्शन है वो इतनी एग्रीवेट नहीं कर पाई है, इतनी इंक्रीज नहीं कर पाई है, हालांकि उनके पास कोल माइंस एलोकेटेड हैं, ठीक है. मोस्ट ऑफ द कोल माइंस आर situated in the opposition ruled states. For example, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, no, ठीक है. Now you can leave the politics apart. Coal is very important. Now see, we would all want in the next 30-40 years that we are not dependent on coal, right? Coal is a very polluting source of generating electricity. We all know that. We would all want to invest more in the renewable energy resources, more in green energy, green electricity, but that is not the context of the article right now. We all know that. The context is that we are dependent on coal for producing electricity. Now let's not keep the politics over here. Let's not bring the politics at this time over here. अगर opposition ruled states है तो अगर वहाँ पे कोई कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है, कोई रीजनल पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, तो अगर लैंड क्लियरेंसेज नहीं हो रहे हैं तो लैंड क्लियरेंसेज नहीं होगा तो वहाँ पे कोल माइंस एलोकेशन नहीं होगा तो कोल कैसे एक्सट्रैक्ट हो पाएगा. तो इस तरह का कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पे ऐसे मुद्दे जो हैं, जो पॉलिटिकल मुद्दे बन जाते हैं बिटवीन द ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स and the central government. So there needs to be a policy where these issues could be resolved, and also this obstructionist approach by the states will be of no help at all. That will not be relevant. ठीक है, बिकॉज कोल अभी हमको चाहिए. अगर अंधेरे में तो हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी नहीं बन पाएंगे ना. अंधेरे में तो वी कांट अचीव 10% और 15% GDP ग्रोथ. वी कांट डू दैट, राइट? सो वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड बिजली, राइट? एंड उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड के पास अभी फंड्स की बहुत शॉर्टेज है. सो दे हैव Coal India Limited, which had reserves around 35,000 crore in 2015, now appears to be fund strapped. Why? Because 20,000 crore से ज़्यादा तो जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं, they owe this amount to
Coal India Limited. So they haven't been able to pay this much of money which is due to pay to the Coal India Limited. That is another issue. That is again a structural issue, that why haven't the power generating companies been able to pay the old pending arrears to Coal India Limited? So इसके चलते way forward में now the government should stop squeezing, the union government should stop squeezing funds from Coal India Limited. Rather they should release more money ताकि जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हैं, जो एक्सट्रैक्टिंग कैपेसिटीज़ हैं कोल इंडिया लिमिटेड की, वो और बढ़ाई जा सके, नई माइंस में से भी और पुरानी माइंस में से भी, ठीक है। उसके अलावा द गवर्नमेंट शुड गिव कैश टू CIL अगेंस्ट द ड्यूज विच इज ओड बाय दीज पावर जनरेटिंग कंपनीज टू द CIL. And lastly but not the least, augmentation of mining capacity of the non-CIL entities is also very essential to meet the rising demand in the country, so that such demands and supply mismatch do not happen. Even if Coal India Limited is producing or extracting less of coal, the other non-CIL entities should produce sufficient coal so that this supply demand mismatch can be taken care of. Okay, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो हम मिलते हैं परसों सैटरडे को और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच।